देखिए थंबनेल स्लाइड जो था देखिए ना, ठीक है। ब्रिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्थान, वो संगठन जो एक टाइम पे कहा जाता था G7, G8, वर्ल्ड बैंक, IMF, डॉलर को, अमेरिका की हेजेमनी, पूरे वेस्ट की हेजेमनी, पूरा वेस्ट के दबदबे को हिला सकता था, कुछ हद तक गिरा सकता था। आज वो खुद टूट रहा है या फिर टूट चुका है, ठीक है। आज के जमाने में हम ब्रिक्स डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है इन सब के बीच इंडिया फंस चुका है, बिकॉज वी इंडियंस, इंडिया इज द चेयर ऑफ 18th समिट ऑफ ब्रिक्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका होता है इंसेप्शन 2001 में सोचा गया, जो ये सोचा गया कि पूरा वेस्ट, पूरा एक कहा जाता है एक साउथ ब्लॉक है, एक नॉर्थ ब्लॉक है, मतलब होता है एक डिवाइड है, जो डेवलप्ड देश है और डेवलपिंग देशों का जो अंतर है ना, वो ब्रिक्स कम कर सकता था। ये डेवलपिंग देशों को वो पावर दे सकता था, एक करेंसी दे सकता था जो डॉलर से टक्कर ले पाए, एक ऐसा संगठन जो पूरे वेस्ट के डोमिनेंस को टक्कर दे पाए। पर अब वो अपने में ही टूट रहा है। याद रखिएगा, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट कोई बड़ा नेशन तब तक फेल नहीं होता जब तक वो अंदर से करप्ट या अंदर से खोखला नहीं हो गया है। एक किताब है जिसमें लिखा है डेमोक्रेसी फेल बिकॉज ऑफ टू मच डेमोक्रेसी। उसी सेंस में ब्रिक्स अगर आज फेल हो रहा है तो वो इसलिए फेल नहीं हो रहा है क्योंकि कोई बाहर का प्रेशर है। वो इसलिए फेल हो रहा है कि इनके अपने जो मेंबर्स है ना, वो आपस में साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं। सेम इज द केस विद इस सदी में, ये 10 साल में यू विल सी द डाउनफॉल ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम पे अपनी चरम सीमा में था, जो कहता था दुनिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, यूनिफाई करेंगे, एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस। क्या यूनाइटेड नेशंस का कोई कदर है? देखो बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है। स्ट्रिक्ट सेंस में यूनाइटेड नेशंस हैज नो पावर ओवर द टॉप 5 to 6 कंट्रीज। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस कुछ किया? कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठाया, यूनाइटेड नेशंस कुछ किया? कुछ नहीं किया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट पे अटैक किया। पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, फिर इंडिया ने पाकिस्तान को उड़ा डाला, खत्म कर डाला। पर यूनाइटेड नेशंस कुछ बोल पाया क्या? नहीं बोल पाया, ठीक है। अगेन नेटो, अब नेटो के मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, उसी सेंस में कोई बचा पा रहा है कि नहीं? दिस इज द जनरेशन और दिस इज द डेकेड वेयर ऑल द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट फॉलिंग, दे आर क्रम्बलिंग डाउन। एज यू कैन सी इन द इमेज, भाई टूट के बिखर रहा है ब्रिक्स, ब्रिक के जैसा, ठीक है। यही कहानी। अब इसमें इंडिया का रोल, इंडिया फेल्स टू अचीव कंसेंसस एट ब्रिक्स। अभी 18वीं समिट हो रही है ब्रिक्स में, यहां फॉरेन मिनिस्टर्स सारे ब्रिक्स के मिल रहे हैं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद नेशनल लीडर्स मिलेंगे, मतलब उस टाइम हेड ऑफ स्टेट मिलेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब मिलेंगे। अभी फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इंडिया में मिल रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं। और दिक्कत ये हुई, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट है ना, कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और सबके पास एक वीटो है कि अगर एक बंदा भी चाहे, एक सिक्योरिटी वोट भी चाहे, तो वो सबको रोक सकता है। तो ब्रिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जितने ब्रिक्स के मेंबर्स है सबको हाँ बोलना है, सबको साइन करना है, तब ऑफिशियल कंसेंसस होता है। नहीं तो कंसेंसस नहीं होगा अगर एक बंदा भी हट जाए तो। अब ब्रिक्स की विडंबना, आयरनी, डिलेमा, जो बोलना है सोचिए कि एक साइड ईरान है, एक साइड यूएई है, और दोनों के बीच में ब्रिक्स और इंडिया फंस गया है। क्या आपको लगता है दोनों बैठ के कोई भी सहमति दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ब्रिक्स वॉज बाउंड टू फेल। ऐसा नहीं कि कुछ नया हो गया, ब्रिक्स वॉज बाउंड टू फेल। बस इसमें इंडिया का इमेज, जो इंडिया का पोजिशनिंग था कि इट कैन हैंडल इवन कोरोना टाइम्स, इट में रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था तब भी ब्रिक्स वॉज सक्सेसफुल, क्योंकि यूक्रेन वॉज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो उसमें इंडिया का होता है ना सहमति दिखाएगा, कि इंडिया का पावर दिखाएगा, इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिखाएगा। पर आज उसी को क्वेश्चन किया जा रहा है। यही कहानी, ठीक है। देखिए, ब्रिक्स टॉक्स एंड विदाउट जॉइंट स्टेटमेंट, ईरान अर्जेस ब्रिक्स नेशंस टू कंडेम वॉर। ईरान चाहता है कि आप और कड़ी निंदा करें, अच्छे शब्द यूज करें, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग। शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। प्यार से किसी को बोलना भाई रुक जाओ, और कंडेम करना थ्रू स्ट्रिक्ट मेजर्स, इसका अलग ही मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, अभी ट्रम्प साहब 2 दिन से बीजिंग घूम रहे, चाइना घूम रहे, ठीक है। अभी तक पूरा यूएसए का स्टांस सिंस 1972 बोल रहा हूं, क्या था रिगार्डिंग ताइवान, कि वी आर नॉट ऑफिशियली सपोर्टिंग द रेजिस्टेंस और द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान, नॉट सपोर्टिंग। अब चाइना चाहता है कि ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकली अनाउंस करे कि दे आर अपोजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान। अब सोचिए, बस 2 वर्ड का खेल है, एक नॉन सपोर्टिंग और अपोजिंग, पर दोनों शब्दों का मतलब कितना ज्यादा है। इसी सेंस में ईरान चाहता है कि भाई बस बोलो मत, कंडेम करो, स्ट्रिक्टली कंडेम करो, हार्श वर्ड्स यूज करो, बस। तो इस पे सब सहमति नहीं दिखा पा रहे हैं। इंडिया फेल्स टू ब्रिज डिवाइड ओवर ईरान वॉर, ठीक है। आगे, ब्रिक्स समिट फेल टू इशू अ जॉइंट स्टेटमेंट। समझ में आया? अब पढ़ते जाओ। ईरान लिस्निंग, इंडिया से सेफ हॉर्मोज टू ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ। ये तो आपको पता चली गया भाई, हॉर्मोज का तेल अभी आपके हमारे घर तक, इनफैक्ट कच्चे तेल के दाम तो बहुत पहले बढ़ चुके थे, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। न्यूज आ रहा है कि घर में जो कुकिंग ऑयल है ना, उसकी दिक्कतें आने लगी हैं, बस एक देश ईरान की वजह से।
अब आप सोचो, ईरान दिक्कतें भी दे रहा है, जंग से भी लड़ रहा है, और आपको क्या लगता है ईरान सपोर्ट करेगा बाकी देशों को? इंडिया को तो कर रहा है, करेगा क्या? ठीक है, तो ईरान की अपनी दिक्कतें वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। मोदी सेज, ये अब जो आगे हो ना, क्योंकि हमारे पीएम को कुछ अच्छा तो बोलना है ना। मोदी सेज ब्रिक्स अंडर इंडियाज लीडरशिप विल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। देखो, वी विल वर्क टुगेदर बट द अदर नेशंस आर नॉट विलिंग टू वर्क टुगेदर। ईरान एंड यूएई आर नॉट विलिंग टू वर्क टुगेदर। ईरान इंडिया के साथ काम करने को रेडी है, यूएई इंडिया के साथ बहुत बढ़ चढ़ कर काम करने को रेडी है, आगे स्लाइड्स में देखेंगे हम लोग, पर दोनों एक दूसरे के साथ काम करने को रेडी नहीं है। आगे अब ग्लोबल ऑर्डर क्या होता है ये समझ, बिकॉज ब्रिक्स इज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 1970s के आसपास का, 80s के आसपास का है। तो उस टाइम डेवलप्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आ गया था, मतलब अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, रशिया भी कुछ हद तक, और ऑस्ट्रेलिया का मत भूलना भाई, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहा जाता था डेवलप्ड वर्ल्ड है, मतलब वहां का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, रहन सहन अच्छा, ये है। तो एक साहब है ब्रांड साहब, ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ठीक है, तो जो बचे हैं ना, जो डेवलप्ड, नॉट सो डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग, ठीक है, इन सब देशों को बोला गया ग्लोबल साउथ। अब जैसे ये डिवाइड आया तो भाई सबको इक्वालिटी चाहिए, सबको अच्छा रहन सहन चाहिए, तो क्वेश्चन आया कि हाउ विल ग्लोबल साउथ मैच ग्लोबल नॉर्थ। तब कॉन्सेप्ट आया भाई ठीक है, ब्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जहां सारे ग्लोबल साउथ वाले लोग मिलके, ये 80s के बाद 2001 2002 की बात करें हम, ठीक है, तब सारे ग्लोबल साउथ वाले मेंबर्स, अगर आप ब्रिक्स का नाम भी देखेंगे, B फॉर ब्राजील, ग्लोबल साउथ, R इज फॉर रशिया, I इज फॉर इंडिया, C इज फॉर चाइना, एंड उसके बाद S इज फॉर साउथ अफ्रीका, ये सारे मेंबर्स ग्लोबल साउथ के हैं। और ये सब फिर मिलकर डिसाइड करते हैं भाई मैं कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो हमें भी डेवलप बनाएगा और ग्लोबल नॉर्थ से टक्कर या फिर लोहा ले पाएगा, ठीक है, ये बेसिक कहानी थी। अब देखिए, अब इतना साल बाद 2009 में ब्रिक्स चालू हुआ, 20 साल होने वाले हैं, ठीक है, आइडिया 2001 से फ्लोट कर रहा था, बट नाउ टू माय नॉलेज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक यूनाइटेड नेशंस, लाइक नेटो, लाइक सार्क व्हिच हैज अटली फेल्ड, लाइक क्वाड जिसका अस्तित्व भी नहीं है, ब्रिक्स इज आल्सो डूम्ड टू फेल। यही है द फेलियर ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। इसमें बस एक चीज देगा, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल बताया गया है। जैसे मैंने कहा कि हर चीज अब लैंग्वेज है, कि वहां बंदूक लेके तो गए नहीं कि लड़ेंगे, सब कुछ एक स्टेटमेंट में लिखना है उनको अच्छे से, तो जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कितना हार्श यूज किया जा सकता है, कितना होता है ना करेक्ट यूज किया जा सकता है, कितना हैवी यूज किया जा सकता है, उसमें सवाल है। द मीटिंग बिकेम कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज मेंबर कंट्रीज कुड नॉट अग्री ऑन लैंग्वेज रिगार्डिंग द ऑनगोइंग यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। बस ईरान चाह रहा था कड़े शब्द यूज करो, बाकी लोग बोल रहे थे भाई हम कंडेम कर रहे हैं, बस कड़े शब्द यूज नहीं कर पाएंगे, इतनी कहानी है, ठीक है। अब देखो, नो कंसेंसस डिक्लेरेशन एमर्ज्ड इसमें, बिकॉज इंडिया ने होस्ट किया है, तो इंडिया ने कहा सो इंस्टेड ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट हैज वैल्यू। मान के चलो अगर 10-12 देश एक साथ एक चीज पे साइन कर रहे, अग्री करे, उसकी वैल्यू अलग है, तो वो तो हो नहीं पाया, बट वी आर होस्टिंग दिस है, तो हमने किया एक चेयर स्टेटमेंट इशू किया। इसमें हमने कहा कि भाई वी आर एक्नॉलेजिंग व्हाट एवरीवन इज सेइंग एंड वी आर आल्सो एक्नॉलेजिंग कि एवरीवन इज नॉट ऑन कंसेंसस, नॉट ऑन बोर्ड, सब एक साथ हाथों में हाथ डाल के खड़े नहीं है। इशू क्या था? ईरान दो चीज पे मेनली इशू दिखा रहा है। फर्स्ट इज पैराग्राफ 26 पैलेस्टीनियन इशू। देखो, पैलेस्टीन इशू ये है, इट इज द रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टीन, मतलब सारी दुनिया को पैलेस्टीन को मान्यता देना है एज अ नेशन। तो इस पे सबने हाँ कह दिया है। इनफैक्ट ये भी कह दिया है कि पैलेस्टीन विल सी बी नोन एज अ नेशन इन यूनाइटेड नेशंस। सबने इस पे हाँ कर दिया है, पर क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाया, तो ये भी ऑलमोस्ट अभी के लिए नल एंड वॉइड हो गया है। सबने इस पॉइंट पे तो अग्री किया, पर जब ओवरऑल पॉइंट पे अग्री नहीं कर पाया, तो ये भी नल एंड वॉइड हो गया। सेकंड, पैराग्राफ 29, इसमें ईरान कहता है, आगे हम देखेंगे, ईरान कह रहा है रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो एरिया है ना, अगर स्लाइड से दिख जाए, हाँ, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो एरिया जो अभी तक कहा जाता था इंटरनेशनल वाटर, क्योंकि आपको पता चल गया हो ना कितना क्रूशियल है, यहीं से ऊपर जाएंगे तो सुएज कनाल आता है, ठीक है, इतना क्रूशियल था कि इसको इंटरनेशनल ट्रीटी माना गया, इंटरनेशनल वाटरवे माना गया, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रखा गया। मतलब सेफ पैसेज देना है और सारा दुनिया इसको कॉमन रूट के लिए यूज कर सकता है। पर अब जंग के बाद ईरान को आइडिया आया कि भाई इंटरनेशनल वाटर छोड़ो, इट कम्स अंडर टेरिटोरियल वाटर्स, ये है ईरान और उससे बिल्कुल ही सटा हुआ है ये वाटरवे। तो ईरान कह रहा है ये मेरे सॉवरेनिटी के पास आता है, मेरे टेरिटोरियल वाटर्स के पास आता है, तो यहाँ जो भी करना होगा वो ईरान और ओमान ही डिसाइड करेगा, नॉट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस पे भी एक डिबेट छिड़ गया है और फिर लोग नहीं मान रहे, ठीक है, बिकॉज ब्रिक्स वर्क्स ऑन कंसेंसस, तो इस बात पे नहीं हो पाए और फिर सब होता है ना रायता फैल गया। आगे देखिए, ओरिजिनल पर्पस ऑफ ब्रिक्स जो हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल साउथ मिलकर ग्लोबल नॉर्थ को टक्कर देगा। ग्लोबल नॉर्थ कैसे टक्कर देगा? क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ के पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारी दुनिया का कंट्रोल करता है, प्लस ग्लोबल नॉर्थ के पास अमेरिका है, अमेरिका की हेगेमनी है, पेट्रो डॉलर है, उस सबको टक्कर देने के लिए, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, G7, स्विफ्ट नेशंस, तो ये ब्रिक्स बनाया गया। ये भी कहा जाता था कि ब्रिक्स के पास अपना एक करेंसी होगा जो डॉलर को टक्कर देगा।
आज ब्रिक्स के पास कंसेंसस नहीं है, हम करेंसी की बात कर रहे थे। दिस वाज द ओरिजिनल आइडिया कि जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन किसको देते हैं, जो अमेरिका का प्रेफरेबल है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का देखेगा जो भी डायरेक्टर होता है, आईएमएफ का डायरेक्टर मोस्टली अमेरिकन और यूरोपियंस होते हैं। क्यों भाई, जब सारा वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन को देखिए चेयर मैक्सिमम टाइम कौन क्या करता है, हु इज मैक्सिमम टाइम इन फेवर ऑफ अमेरिका। तो इन सबको टक्कर देने के लिए ब्रिक्स आया, और आज ब्रिक्स खुद में ही फेल हो गया कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, इकोनॉमिक करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, ग्लोबल साउथ को सबको साथ में लेके चलेंगे। बेचारे खुद से साथ में नहीं चल पा रहे हैं। आगे अब जो मेन इशू है हर बार की तरह ईरान वॉर है। इन द लास्ट 2 मंथ्स 72 और डेज हो चुके हैं जंग को। किसी को नहीं पता जंग खत्म होगा या नहीं होगा, अमेरिका को नहीं पता जंग खत्म होगा या नहीं होगा। और इन सब के बीच अमेरिका हैज अनऑफिशियली सेड टू द होल वर्ल्ड कि नाउ चाइना इज अ ग्रेटर पावर। जैसे चाइना के स्टेट मीडिया ने, चाइना के जी जिनपिंग, द प्रीमियर ऑफ चाइना, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने ट्रंप के सामने बोल दिया कि भाई अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर, और ट्रंप साहब ये बात मान के आ चुके हैं। अब आप सोच के देखो दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट था, कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है। द होल चाइनीज पॉपुलेशन, हर एक आम आदमी ऑफ चाइनीज इज नाउ फीलिंग एम्पावर्ड कि भाई अपने घर में मेहमान को बुला के मेहमान की बेइज्जती करके वापस भेज दिया गया, अच्छे सेंस में, ठीक है। और जो मेहमान थे वो मान भी रहा है, तो हु इज द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर, ठीक है। पर इमीडिएट क्या था, ईरान वॉर। ईरान में देखो मेन दिक्कत, ईरान का दिक्कत ये नहीं है ब्रिक्स से, दिक्कत ये है कि एक साइड ईरान है, एक साइड यूएई है, और बोथ आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज एंड बोथ आर न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। ये भी आगे बताऊंगा, ठीक है, न्यू मेंबर्स। अब कंसेंसस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे तो कैसे ये हो पाएगा। ईरान कॉल्ड ब्रिक्स टू डिनाउंस यूएस इजराइल मिलिट्री स्ट्राइक। डिनाउंस मतलब सबको बोलो भाई वो गलत कर रहे हैं। रिजेक्ट ब्रीचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सारी दुनिया ओपन आके बोले कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है ना वो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन है। बैक तेहरान थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, तेहरान को सपोर्ट किया जाए। लास्ट अपोज वेस्टर्न मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, जो वेस्टर्न मिलिट्री ईरान, अमेरिका बहुत सारे बेसेस यूज करके ईरान पे अटैक कर रहा है, फिर ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को अटैक कर रहा है, दोनों खेल रहा है, ठीक है। बस बीच में ब्रिक्स और इंडिया फंस गया। आगे पढ़िए, इस सब के बीच में ईरान ने यूएई पे एक्विजिशन लगाया कि तुम इनडायरेक्टली यूएसए को सपोर्ट कर रहे हो, यूएसए को वेपन्स दे रहे हो या फिर अपना बेसिस दे रहे हो ताकि यूएसए ईरान पे अटैक करे। तो यूएई स्ट्रांगली रिजेक्टेड ईरान एलिगेशन। यूएई ने क्लियरली बोला भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर देखो रिपोर्ट तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफ ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज यूएई इज द मोस्ट अटैक्ड कंट्री बाय ईरान। ईरान अमेरिका तक तो जा नहीं पा रहा है, तो बेचारे जितना मैक्सिमम बम गिराया जा रहा है ना वो यूएई पे गिराया गया है। इनफैक्ट अगर कंपैरिजन आप देखेंगे ना, यूएई ने जितना बम खाए हैं ना वो इजराइल से ज्यादा है। मान के चलो ईरान इधर है, ईरान जितना बम इजराइल पे गिरा ना उससे कहीं ज्यादा बम यूएई पे गिराया गया है। सोचे दैट इज द पोजीशन ऑफ यूएई, ठीक है। हाउएवर ब्रिक मेंबर्स डिड नॉट एग्री, क्योंकि नो वन सेड कि भाई तुम लोग दोनों का जंग है, हम कंसेंसस नहीं देंगे, पर होता है ना ओपनली नहीं मानेंगे, यही बोला जा रहा है। आगे देखिए, ये वाला समझ में आ गया। अब ईरान चाहता है कि मौके का फायदा उठाना। अब ईरान को पता है वो कुछ हद तक अमेरिका को झुका दिया है, वो कुछ हद तक चाइना का सपोर्ट लेके अमेरिका को और झुका रहा है, ठीक है। तो वो चाह रहा है कि इस टेरिटरी को अपने टेरिटरी के अंदर ले ले, और फिर यहां से वो टोल तो इस्तेमाल कर ही रहा है, 2 मिलियन पर शिप जा रहा है, $1 पर बैरल, इमेंस अमाउंट वो कर ही रहा है। अब वो कह रहा है जो अंडर वाटर सी केबल है उस पर भी अटैक कर सकते, उसके लिए भी हमें टोल दो। तो ईरान हैज नाउ फॉर्म्ड अ वे टू वेपनाइज, होता है ना सारी दुनिया को साबोटाज करके, सारी दुनिया को हॉस्टेज में बना के ईरान हैज लर्न टू वेपनाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये कहानी आगे समझिए। इन सब के बीच सारी दुनिया में इंडिया को अपना इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। दैट इज द ओनली इंटरेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड कि लुक फॉर योर ओन इंटरेस्ट। अब इंडिया बीच में एज द होस्ट, एक साइड ईरान है, एक साइड यूएई। इन सब के बीच देखिए ईरान जो कर रहा है। इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स कार्ड्स इन अ वेरी वेल फैशन मैनर। यूएई अनाउंसेस 5 बिलियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अभी सारे दुनिया के ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में आए हुए हैं। इन द मीन टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएई गए हुए और 4 देशों की यात्रा पे गए हुए। तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई में है, और ही हैज सिक्योर्ड अ डील ऑफ $5 बिलियन। ये लंबा है कि धीरे धीरे यूएई इंडिया में $5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। आगे पढ़िए, सेम है, इंडिया यूएई सील $5 बिलियन पुश। ये सेकेंडरी न्यूज है। प्राइमरी न्यूज है क्योंकि एलएनजी, क्रूड ऑयल, सबका जो जंग चल रहा है ना, वो इंडिया यूएई साइन पैक्ट ऑन एलपीजी। या 3 रुपए बढ़ चुके हैं पेट्रोल के, 3 रुपए बढ़ चुके हैं डीजल के, पता ही होगा आपको इंडिया में। और कंपेयर किया जा रहा है कि सारी दुनिया 20% 30% बढ़ा है, भाई इंडिया में क्यों बढ़ा? दैट इज ऑल्सो एन इशू। अब सारी दुनिया डूब रही है तो आप भी डूबोगे क्या? नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। आगे बढ़िए। अबू धाबी टू स्टोर 30 मिलियन बैलेंस इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इन्वेस्ट इन इंफ्रा में जो इन्वेस्टमेंट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। पर इंडिया के पास कितना 36 मिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है।
स्टार्टेड रिजर्व मतलब बहुत ऐसे डीप केव्स होता है ना जहां पे हम ऑयल स्टोर करते हैं। ये यूजुअली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे सिचुएटेड है। ईस्टर्न कोस्ट इसलिए क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान से दूर है, कभी गलती से कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आया तो दिस कैन नॉट बी एन इजी टारगेट, ठीक है, दिस कैन नेवर बी एन इजी टारगेट। अब हमारे पास ऑलरेडी है 36 मिलियन का, यूएई कह रहा है कि हम और 30 मिलियन रिजर्व आपके पास रखेंगे। तो सोचो अभी हमारे पास लगभग 2 से 3 महीने का रिजर्व है, 60-70 दिन का रिजर्व है। अगर ये बन गया ना तो और मतलब 4 से 5 महीने का रिजर्व इंडिया के पास होगा, विच विल मेक अस इन अ वेरी हैंडसम, इन अ वेरी कॉन्फिडेंट पोजीशन कि भाई दुनिया में जो भी हो रहा है हम 2-3 महीने तक कंफर्टेबल रहेंगे। ये ऐसा रिजर्व है जो ये यूएई भी अपने लिए यूज कर सकता है और इंडिया भी वक्त आने पे यूज कर सकता है। अच्छा एग्रीमेंट करके आए। दैट इज व्हाई दिस स्लाइड इज टाइटल्ड एज क्या, इंडिया टाइटरोप वॉक बिटवीन यूएई ईरान। दोनों की जंग के बीच में हम अपने फायदा कैसा देख पा रहे हैं ये कहा जा रहा है। इंडिया होस्टेड ईरान यूएई टुगेदर, हम we were the one of the few countries which were able to bring together at least on the sitting table। दो दुश्मनों को हम साथ में बैठा के बात करने लायक कुछ देशों में ही ऐसा पावर है जो इंडिया में है। देन साइन डिफेंस एंड एनर्जी पैक्ट विद अबू धाबी, मतलब यूएई के साथ हमने साइन किया। सेम यहां भी पढ़िए, ईरान वॉर टेस्ट इंडिया मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी। जैसे इंडिया हैज ऑलवेज केप्ट दिस स्टांस कि भाई हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वी आर नॉट अग्रेसिव, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन, वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनीवन। देयरफॉर सारी दुनिया ईरान वॉर यही टेस्ट करे। ये टेस्ट यूक्रेन और रशिया वॉर में भी इंडिया था कि भाई हम वेस्ट की साइड लेंगे, यूक्रेन की साइड लेंगे या रशिया की साइड लेंगे। तो हमने बहुत अच्छा से ये डीप वाटर्स को मैनेज कर लिया, पर हमारे पास वापस ईरान वॉर से टेस्ट आ चुका है। अब इन सब के बीच दो चीज एक्स्ट्रा आया, ठीक, एक्स्ट्रा है मतलब साइड बाय इंफॉर्मेशन। ब्रिक्स मेंबर्स अग्री ऑन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको, ईरान हैज 2 इश्यूज, वन वाज पैलेस्टीन वाला इशू, वन वाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला इशू। अब पैलेस्टीन वाले इशू में यह कहा गया है कि सारी दुनिया पैलेस्टीन को एज अ नेशन, ब्रिक्स कंट्री जो होता है एज अ नेशन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाने के लिए भी रेडी हो गए हैं, पर ओवरऑल कंसेंसस नहीं हो पाए तो ये भी ठंडे बस्ते में जा सकता है। दूसरा बड़ा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ब्रिक्स में BRIC फॉर चाइना, और चाइना का भी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया में आना था पर वो नहीं आए क्योंकि अब ट्रंप साहब चाइना में जा चुके हैं, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर को अकॉर्डिंग टू देम वहां रहना ज्यादा जरूरी था। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि चाइना की नजर में ट्रंप की ज्यादा वैल्यू है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा वैल्यू है या ब्रिक्स की ज्यादा वैल्यू है। दे हैव सेंट द एम्बेसडर टू इंडिया बट नॉट द फॉरेन सेक्रेटरी। क्लियर दिख जाएगा कि भाई उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था जो उन्होंने चूज किया, वही है चाइना's फॉरेन मिनिस्टर टू स्किप ब्रिक्स दिल्ली मीट ओवर शेड्यूलिंग रीजंस। मतलब बोलने की बात यही थी, पर ट्रंप साहब आ रहे हैं, वो बड़े ज्यादा लोग हैं, उनका डीलिंग उनसे ज्यादा है, जो भी होगा तो उन्होंने यहां नहीं भेजा। आगे पैलेस्टीन वाले को डीप में देखें। A historic consensus on Palestine was undercut by deep regional disputes। जो मेजर हो गया वो बता दे रहा हूं। यूनिफाइड विजन फॉर एन इंडिपेंडेंट वाइबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। पैलेस्टीन मतलब सारी दुनिया, ब्रिक्स के देश पैलेस्टीन को एज अ नेशन मानने को रेडी हो गए। कलेक्टिव रीअफर्मेशन ऑफ सपोर्ट फॉर फुल यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप, मतलब सब बोल रहे कि भाई हाँ यूनाइटेड नेशंस में हम पैलेस्टीन को भी एक सीट, एक नाम देने को रेडी हैं। कमिटमेंट टू लास्टिंग पीस वायर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये तो बोलने की बात है, पर आगे बढ़िए। फाउंडेशन फ्रेमवर्क, टेरिटोरियल डेफिनेशन क्लियर किया गया है। यूनिफिकेशन ऑफ गाजा बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, ये दोनों भी पैलेस्टीन के पार्ट बनेंगे। कैपिटल सिटी होगा जो ईस्ट जेरूसलम, उसको माना जाएगा। और ग्लोबल स्टैंड, कलेक्टिव सपोर्ट फॉर फुल पैलेस्टीन मेंबरशिप। समझ में आ गया? ये 1967 है ना, उस टाइम से प्री बोला गया। पढ़ो, द अग्रीड फ्रेमवर्क रिलाइज ऑन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्री 1967 बॉर्डर्स। ये क्यों हुआ जा रहा है? क्योंकि अब इजराइल ने बहुत सारा बॉर्डर कैप्चर कर लिया है। आपको पता होगा इजराइल गाजा जंग अलग चल रही है, इजराइल हमास अलग चल रहा है, इजराइल ईरान अलग चल रहा है, इजराइल बहुत जगह ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो अब इजराइल ने बहुत सारा ऑक्यूपाई कर लिया, तो दैट इज व्हाई दिस ट्रीटी, दिस फ्रेमवर्क इज प्री 1967 कि भाई उस टाइम जो कहा जाता था, तो उस टाइम ऐसा कुछ था। अब इसका 50 क्या 60% कम कर दो तो वो अभी का बॉर्डर है, यही बोला जा रहा है। गाजा स्ट्रिप वेस्टर्न कोस्ट में भी आएगा, वेस्टर्न बैंक विल आल्सो बी पार्ट ऑफ पैलेस्टीन, ईस्ट जेरूसलम कैपिटल बनेगा और बाउंड्रीज विल बी बेस्ड ऑन प्री 1967। पर आपको क्या लगता है कोई मानेगा इसे? ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डिस्कस इज बेसिक्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स इतना ज्यादा न्यूज में था तो एक बार बेसिक्स ऑफ ब्रिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।